हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी के अंदर आप व्यस्त होंगे। तो आप सभी को एक नई सुबह का एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। अब अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो आज पहले तो हम जो चर्चा करने वाले हैं, आपको पता है कि सेकंड ग्रेड की जो अपनी सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड का पेपर 2018 में जो कि ऑनलाइन लिया गया था, जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का आपका पेपर था। इसमें आपके जो जीके रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल अपन हल करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, मेरे इस चैनल पर आरपीएससी के आपके पुराने प्रश्न पत्र भी हल करे हुए मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट अलग से बनी ही देख सकते हो। और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा भी जो पेपर हल करे हुए वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पहला सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के साथ सीमा रेखा को नहीं छूती है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर अपन देख लेते हैं। डूंगरपुर आपकी सीमा बनाता है, बिल्कुल ठीक है, गुजरात से। भीलवाड़ा की बात करूँ मध्य प्रदेश से बना था। झुंझुनू की बात करूँ हरियाणा से बना था। लेकिन बूंदी जो है वो किसी भी अन्य राज्य से आपकी सीमा नहीं बनाता है। बूंदी जो है एक आपका अंतर्वर्ती जिला है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखो, मैं सीमा के बारे में सवाल आया तो थोड़ा सा इसे क्लियर करना चाहूँगा। आप सबसे पहला अपन बात करेंगे पंजाब की। देखो, पंजाब की जो कि राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कितनी, 89 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको याद रखना कि पंजाब के साथ, मैं पंजाब की बात कर लूँ तो पंजाब के साथ राजस्थान के कितने ज़िले टच होते हैं, तो आपको देखना है। एक तो आपका श्री गंगानगर, ठीक है, दूसरा आपका हनुमानगढ़। ये दो ज़िले जो आपके पंजाब राज्य की सीमा को छूते हैं, राजस्थान के दो ज़िले। और मैं बात कर लूँ कि पंजाब के कितने ज़िले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो इसका भी आपका आंसर दो ही है, ठीक है। एक तो आपका फाजिल्का, दूसरा आपका मुक्तसर, ठीक है। मैं एक बार आपको लिखकर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका श्रीगंगानगर और इधर से हनुमानगढ़, ठीक है। पंजाब की मैं बात कर लूँ तो फाजिल्का और एक आपका मुक्तसर, ठीक है। हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के सामने आपका कौन सा है, तो मुक्तसर है। फाजिल्का के सामने आपका कौन सा, श्रीगंगानगर है, ठीक है। तो दो ही ज़िले आपके राजस्थान के पंजाब की सीमा को छूते हैं, पंजाब के दो जिले आपके राजस्थान की सीमा को छूते हैं। और 89 जो कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब राजस्थान के साथ। अब बढ़ते आगे, हरियाणा की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा जो है आपका, हरियाणा की कुल सीमा राजस्थान की जो टच होती है, तो आपको याद रखना है, जैसे मान लो ये आपका हरियाणा है, एक तो आपको ये याद रखना 1262 किलोमीटर तक हरियाणा सीमा बनाता है राजस्थान से, ठीक है। कितनी लंबी है अभी, 1262 किलोमीटर। और कितने ज़िले सीमा बनाता था ये भी आपको याद रखना, 8 ज़िले बनाते हैं। कौन कौन से, 8 ज़िले। अब मैं सारे ज़िले आपको बता रहा हूँ क्रम से, है ना। सबसे पहले आपका हनुमानगढ़ बनाता है, फिर आपका चूरू, फिर आपका झुंझुनू, झुंझुनू के बाद फिर आपका नीम का थाना, नीम के थाने के बाद कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद खैरतल तिजारा, फिर आपका अलवर, और फिर सबसे नीचे आपका डीग आता है, ठीक है। 8 ज़िले हो गए। अगर इसी तरह मैं हरियाणा के जो ज़िले हैं वो राजस्थान को कौन कौन से छूते हैं उनका क्रम अगर आपको बताना चाहूँ, तो सबसे पहले आपका गुड़गांव, फतेहाबाद, फिर आपका महेंद्रगढ़, फिर बात कर लो तो हिसार, फिर आपकी बात कर लो भिवानी, फिर आपका सिरसा, फिर आपका रेवाड़ी। यानी हरियाणा के तो 7 ज़िले राजस्थान को छूते हैं और राजस्थान के 8 ज़िले हरियाणा को छूते हैं, ठीक है। और हरियाणा और राजस्थान की जो संयुक्त सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 1262 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 1262 किलोमीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, मैं बताना चाहूँगा आपको यूपी के बारे में, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखो, यूपी जो कि पूर्व से आपकी सीमा बनाता है, ठीक है, ये राजस्थान का हिस्सा मान लो। यूपी से लगने वाले राजस्थान के पहले आपके 2 ज़िले थे, लेकिन अब 3 हो गए। सबसे पहले आपका लगता है डीग, डीग के बाद आपका भरतपुर, फिर आपका धौलपुर। 3 ज़िले जो कि राजस्थान के उत्तर प्रदेश को छूते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूँ तो 2 ज़िले, एक तो आगरा, एक मथुरा। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले राजस्थान को छूते हैं और राजस्थान के 3 ज़िले उत्तर प्रदेश को छूते हैं।
उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन से, एक तो मथुरा एक आगरा, जबकि राजस्थान के 3 जिले कौन से, डीग, क्रम से बता रहा हूँ मैं आपको, डीग के बाद आपका भरतपुर आता, फिर आपका धौलपुर आता, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा, कितने किलोमीटर लंबी सीमा जो कि राजस्थान को छूती है, तो ये आपको याद रखना 877 किलोमीटर, कितनी है 877 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान को छूती है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं बात करना चाहूँगा अपने मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करना चाहूँ तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है देखो कितनी लंबी है, तो राजस्थान से सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाता हूँ मध्य प्रदेश बनाता, 1600 किलोमीटर, कितनी लंबी 1600 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। मध्य प्रदेश की सीमा पर लगने वाले राजस्थान के 10 जिले, कितने जिले लगता है, 10 जिले आपके लगते हैं, जिसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूँ। सबसे पहला क्रम से मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला आपका धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, कोटा, कोटा के बाद आपका बारा, बारा के बाद आपका झालावाड़, झालावाड़ के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, ठीक है। ये 10 जिले जो है आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश के भी कितने 10 जिले ही आपके सीमा बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मुरैना, मुरैना के बाद आपका आता है श्योपुर, फिर आपका आता है शिवपुरी, फिर आपका गुना, फिर आपका राजगढ़, फिर आपका आगर मालवा, और फिर आपका रतलाम, फिर बात कर लूँ तो मंदसौर, फिर मैं बात कर लूँ नीमच, फिर मैं बात करूँ झाबुआ। तो राजस्थान के 10 जिले जो कि एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, एमपी के 10 जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसकी, गुजरात की। तो अगर गुजरात राज्य की मैं चर्चा करना चाहूँ तो गुजरात आपका दक्षिणी पश्चिम के अंदर सीमा बनाता है, ठीक है। अब गुजरात के कितने जिले राजस्थान को छूते हैं, राजस्थान के कितने जिले गुजरात को छूते हैं, तो गुजरात के 6 जिले राजस्थान को छूते हैं, राजस्थान के 6 जिले गुजरात को छूते हैं। सबसे पहले राजस्थान के जिलों की बात कर लो तो सबसे ऊपर ही ऊपर आपका क्रम से बता रहा हूँ, ये बाड़मेर आता है यहाँ पर जो गुजरात को छूता, फिर आपका सांचौर आता, पहले आपका जालोर था अब सांचौर आ गया, ठीक है। जालोर के 2 टुकड़े हो गए आपके, एक सांचौर एक जालोर। तो जालोर गुजरात की सीमा को नहीं छूता है, अब सांचौर छूता है। फिर आपका सिरोही, फिर आपका उदयपुर, फिर आपका डूंगरपुर और फिर आपका बांसवाड़ा, ये 6 जिले तो आपके हो गए राजस्थान के। अब मैं बात करना चाहूँगा गुजरात के 6 जिलों की, ठीक है। कौन कौन से, आपका कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, यानी ये 6 जिले जो है गुजरात के आपके जो कि राजस्थान की सीमा को छूते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको क्रम से बताया, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की भी बात कर लेता हूँ। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की जो कि पश्चिम के अंदर बनती है, उत्तर पश्चिम के अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर आपका गंगानगर हो गया, फिर आपका अनूपगढ़, फिर आपका बीकानेर, फिर आपका फलोदी जो कि सबसे कम सीमा बनाता, फिर आपका जैसलमेर और फिर आपका बाड़मेर, यानी राजस्थान के 6 जिले जो कि पाकिस्तान यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और कुल कितनी लंबी सीमा बनाते हैं, तो 1070 किलोमीटर, कितनी 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि फलोदी से टच होती है, जबकि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर से टच होती है, 464 किलोमीटर, कितना 464 किलोमीटर। क्लियर गाइस। अब इसके अलावा देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। देखो आपका जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। एक तो आपका श्री गंगानगर आपको याद रखना, दूसरा आपको बाड़मेर याद रखना कि राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सवाल सीधा एग्जाम में कैसा बनेगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना कि राजस्थान के कितने ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 ज़िले हैं। एक तो आपका श्री गंगानगर जो पाकिस्तान को भी छूता है, पंजाब को भी छूता है, एक आपका बाड़मेर जो पाकिस्तान को भी छूता है और गुजरात को भी छूता है। तो 2 ज़िले ऐसे हैं आपके। अब मैं बात करना चाहूँगा बिल्कुल हनुमानगढ़ की बात करना चाहूँगा। देखो हनुमानगढ़ एकमात्र आपका ऐसा नहीं, अब हनुमानगढ़ के साथ आपका कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो धौलपुर, हनुमानगढ़ हो गया, एक धौलपुर हो गया, ठीक है। धौलपुर के अलावा एक आपका बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। बांसवाड़ा एक आपका डीग हो गया, कौन सा, डीग,
तो ये जिले आपको कैसे याद रखने हैं, देखो मैं बताता हूँ। हनुमानगढ़ जिला जो है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो आपका पंजाब हो गया, दूसरा आपका हरियाणा हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ किसकी, तो आपका जो डीग है, डीग भी आपके 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। एक तो आपका हरियाणा हो जाएगा, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक हरियाणा बताया, एक डीग बताया। अब डीग के बाद मैं बात कर लूँ धौलपुर की। धौलपुर भी आपके 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। एक तो आपका एमपी हो गया, दूसरा आपका यूपी हो गया, ठीक है। अब आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा भी आपके 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। एक तो आपका एक तो होगा एमपी, दूसरा आपका हो गया गुजरात। कौन सा? गुजरात। तो देखो 4 जिले राजस्थान में ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहला आपका हनुमानगढ़, फिर आपका डीग, फिर आपका धौलपुर, फिर आपका बांसवाड़ा। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। अरावली की पहाड़ियाँ एक तरफ आपको दी हुई, एक तरफ आपको उनकी ऊंचाई दी हुई है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल शायद आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन मैं इसको आसान कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका बबई है, ठीक है। बबई के बाद फिर आपका बी तारागढ़ लिखा हुआ है। तारागढ़ के बाद आपका सायरा लिखा हुआ है। कौन सा? सायरा। सायरा के बाद आपका रोजा बाकर लिखा हुआ। और ऊंचाई आपकी कैसी दे रखी, ऐसे मान लो सब पहले 730 दी हुई है, फिर आपको 780 दी हुई है, फिर आपको 873 दी हुई है, फिर आपको 900 दी हुई है। तो देखो मैं बात कर लूँ सबसे पहले बबाई की कितनी ऊंचाई है, तो बबाई की जो ऊंचाई है वो 780 मीटर है। कितनी है? 780। तारागढ़ की मैं बात कर लूँ तो 873 मीटर ऊंचा। कितना? 873 मीटर ऊंचा है। जबकि मैं बात कर लूँ किसकी, सायरा की, सायरा जो ऊंचा आपका 900 मीटर ऊंचा। कितना? 900। और मैं बात कर लूँ रोज़ा भाकर, तो रोज़ा भाकर आपको 730 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 730 मीटर। ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे है, नहीं तीसरे नंबर पे, हाँ चौथे नंबर पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले 2, ठीक है, फिर 3। तो 2 3 देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ आपका। ऑप्शन नंबर अगर 1 देखते हो आप अच्छे से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ। अगर मैं चोटियों की बात करूँ तो देखो आपको बिल्कुल याद रखना, सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 722 मीटर है। उसके बाद राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लूँ तो आपकी सैर है, उसकी ऊंचाई 1597। राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात कर लो दिलवाड़ा है, 1442 मीटर ऊंची। राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? जरगा हो जाएगी, 1431, ठीक है, 1431 मीटर ऊंची। तो ये राजस्थान की 4 सबसे बड़ी ऊंची चोटियाँ। उसके बाद आपकी अचलगढ़ आ जाती है 1380, ठीक है। फिर आपका कुंभलगढ़ आ जाता है 1224, ठीक है, 1224। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो अच्छा सवाल है कि भाई निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। अगर मैं बात कर लूँ तो देखो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, वह सबसे ज़्यादा वर्षा में परिवर्तन देखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसलमेर वाला पार्ट है वहाँ बहुत कम बरसात होती है, कभी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, कभी फिर कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होता है वो सुदूर दक्षिणी भाग में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूँ तो सबसे ज़्यादा बरसात वाला ज़िला आपका झालावाड़, सबसे कम बरसात वाला ज़िला आपका जैसलमेर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बरसात वाला स्थान आपका माउंट आबू, सबसे कम बरसात वाला आपका स्थान जो है वो सम जैसलमेर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप लूणी नदी के किनारे से उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे, ये आपको बताना है। तो इसका अपन देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर आपका होने वाला कौन सा है। देखो इसमें आपको 4 नदियाँ दी हुई है, सूकड़ी, बांडी, जवाई और गुहिया, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो
लूनी नदी जो निकलती है आपके कहाँ से निकलती है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। ठीक है, अजमेर के नागपाड़ से इसका उद्गम होता है, यहाँ से ही आपकी निकल के आती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो देखो, सबसे पहले जो मिलती है आपकी, सबसे पहले गुहिया नदी मिलती है। कौन सी नदी? सबसे पहले आपकी गुहिया नदी मिलती है। गुहिया के बाद मैं बात करूं तो गुहिया के बाद इसमें जो मिलती है वो बांडी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? बांडी नदी। बांडी के बाद मैं बात कर लूँ तो कौन सी नदी मिलती है? बांडी के बाद जो मिलती है आपकी सूकड़ी नदी मिलती है। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। सूकड़ी के बाद बात कर लूँ तो आपकी कौन सी नदी मिलेगी? जवाई नदी मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका क्रम रहने वाला है। सबसे पहले गुहिया, गुहिया के बाद आपकी बांडी, बांडी के बाद आपकी सूकड़ी, सूकड़ी के बाद आपकी जवाई। तो बिल्कुल यह सही क्रम है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन अपन देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, लूनी नदी जो है, लूनी नदी जब अजमेर से निकलती है, ठीक है, तो इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। फिर गोविंदगढ़ अजमेर में एक स्थान है, वहाँ से एक छोटी सी नदी आती है, इसको सरस्वती कहते हैं। उस दोनों नदियाँ जब मिलती है, मिलने के बाद आपकी जो धारा बनती है उससे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब अजमेर में सबसे ज़्यादा बरसात होती है तो बाढ़ आपकी बालोतरा में आती है। कहाँ आती है? बालोतरा ज़िले के अंदर बाढ़ आपकी आती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लूनी नदी जो कि पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो वर्गीकरण दिया हुआ है ये आपको प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात कर लूँ तो आपके आरक्षित वन, फिर आपके सुरक्षित वन, फिर आपके अवर्गीकृत वन, यानी तीन श्रेणियों में बांटा गया। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब मैं नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अगर इन वनों की बात कर लूँ तो देखो, राजस्थान में आपका आरक्षित वन जो है वो 37.05% है। जबकि सुरक्षित वनों की मैं बात कर लूँ तो सुरक्षित वन कितने आपके 56.4। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि मैं बात कर लूँ अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन जो है आपके 6.46 है। कितने? 6.46। ठीक है, आरक्षित वन सबसे ज़्यादा आपके उदयपुर में पाए जाते हैं, सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा आपके बारां में है, और अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर। और व्यापारिक वन इन श्रेणी के अंदर बिल्कुल नहीं आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। तो एक तरफ देखो आपको गोवंश और एक उनकी नस्लें दे दी है। ठीक है, तो उसको मिलाना है आपको। ठीक है, पशुधन की जो नस्लें दी हुई है और एक तरफ आपको पशुधन दिया हुआ है। तो देखो, इसको मैं आपको सही कर देता हूँ। सबसे पहले तो गोवंश, ये आपका गोवंश हो गया। ठीक है, ये आपका गोवंश। गोवंश के बाद बात कर लूँ बे नंबर पर आपका भेड़ हो गया। भेड़ के बाद आपका भैंस हो गया, भैंस है ना। भैंस के बाद में बात कर लूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा? बकरी। ठीक है, अब इसके सामने लिखा हुआ आपका सबसे पहले बडवारी। कौन सा? बडवारी। बडवारी के बाद आपका जो लिखा हुआ मुर्रा, मुर्रा के बाद जो आपका लिखा हुआ मालवी, मालवी, मालवी के बाद आपका जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ नाली। तो देखो, गोवंश यानी गाय की कौन सी नस्ल है? तो गाय की जो नस्ल है वो आपकी कौन सी है? मालवी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये गाय की नस्ल होगी। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि भेड़ की कौन सी नस्ल है? तो नाली भेड़ की नस्ल, जो कि उत्तरी राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर के निकट पाई जाती है। भैंस की बात कर लूँ तो मुर्रा, ये भैंस की नस्ल है आपकी मुर्रा, जिसे खुंडी भी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है वो मुर्रा नस्ल है। इसकी फैट की मात्रा भी सर्वाधिक होती है इसके अंदर। ये भी फैक्ट आप बिल्कुल याद रख सकते हो। भेड़ का जो प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है? तो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपका आखिरी बकरी। बकरी की जो नस्ल है वो बडवारी है। कौन सी है? बडवारी, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फेल्सपार आपका बिल्कुल अजमेर में पाया जाता है। ठीक है,
रॉक फास्फेट आपका टोंक में नहीं पाया जाता, ये सुमेलित नहीं हुए। फेल्सपार जो रॉक फास्फेट आपका जो पाया जाता है वो उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रॉक फास्फेट जो आपका पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? उदयपुर के अंदर पाया जाता है। वोलेस्टोनाइट आपका सिरोही में सही है, टंगस्टन आपका नागौर में, ठीक है। वालदा सिरोही में भी है और नागौर में भी है, तो बिल्कुल आपका सही है। लेकिन रॉक फास्फेट जो आपका खनिज है ये कहाँ पाया जाता था? ये आपके उदयपुर के अंदर पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया। सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। बीकानेर में स्टेट वूल मील स्थित है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो सही कूट का चयन करना, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका ए वाला, कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। मैं बात कर लूँ तो 1916 के अंदर ये लाखेरी में स्थापित किया गया था, ठीक है। दूसरा राजस्थान, देखो कि बीकानेर के अंदर स्टेट वूलन मिल स्थित है, ये भी आपका सही है। यानी कथन आपका ए भी सही है और सी सही है, ये दोनों ही सही है आपका, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, ऐसे ऑप्शन नंबर 3 में है। देखो सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है, गलत है। टायर फैक्ट्री आपकी कहाँ है? कांकरोली के अंदर है, ठीक है, राजसमंद में है। दूसरा राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो आपका कौन सा है? भीलवाड़ा है, ठीक है। तो जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, तो फिर कोटा सूती वस्त्र उद्योग कैसे हो सकता है, ठीक है। ब्यावर भी आपका सूती वस्त्र उद्योग है लेकिन प्रमुख आपका भीलवाड़ा है। तो इसीलिए आपके डी वाला कथन और आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। डी और बी वाला गलत है, ए और सी वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको याद, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की बात कर लो तो 1889 के अंदर, ठीक है, ब्यावर में द करसना मिल के नाम से स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देख लेते अपन। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा आपका जयपुर का था, जो कि जयपुर के अब ऑप्शन ही नहीं है। जयपुर के बाद आपका भरतपुर, ठीक है, भरतपुर के बाद आपका दौसा के बाद कोटा के बाद उदयपुर। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है? 200 व्यक्ति पर किलोमीटर, आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखो तो मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में सुमेलित है, जूनागढ़ आपका बीकानेर में सुमेलित है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, लेकिन लोहागढ़ आपका जैसलमेर में नहीं। लोहागढ़ आपका कहाँ पड़ता है? तो ये भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो इसकी मैं बात कर लूँ तो 11 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो नागभट्ट प्रथम था। वे कौन था? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब वत्सराज को देखो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है आपका प्रतिहार शासकों का। मिहिर भोज की बात कर लूँ तो इन्हीं के काल में आपका अरबी यात्री सुलेमान जो है वो आया था, ठीक है। किनके काल के अंदर? मिहिर भोज, जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चौहान शासक जिसे कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि बांधव जो विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, इन्होंने एक नाटक लिखा था। कौन सा नाटक? हरिकेली नाटक, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा नाटक? हरिकेली नाटक। इनके दरबार में 2 आपके कवि रहते थे, एक तो आपका सोमदेव सोमेंद्र जिन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की थी, और एक आपके रहते थे नरपति नाले जिन्हें बिसलदेव रासो लिखा था। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर आपका संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था,
जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर अलाउद्दीन झोपड़े में बदल दिया था। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा प्राचीन स्थल है जिसकी खोज अमलानंद घोष ने करी, बिल्कुल सही है आपका, कोई डाउट नहीं है। आहड़ के एचडी साकलिया, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। फिर मैं बात कर लूँ, बैराट के केदारनाथपुरी ने नहीं करी थी, ये आपका गलत है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। बैराट की जो उत्खनन करता था वो दयाराम साहनी थे, नील रतन बैनर्जी थे और कैलाश नाथ दीक्षित थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लूँ बागोर, बागोर के जो उत्खनन करता थे वो वीएन मिश्र थे, ठीक है। कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ में है, ठीक है। आहड़ की बात कर लूँ तो आपकी उदयपुर में हो जाएगी। बैराट आपकी अब नए जिले में शामिल होगी, कोटपुतली बहरोड के अंदर। बागोर जो है आपका भीलवाड़ा में, बागोर का है, बागोर सभ्यता जो है आपकी भीलवाड़ा में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा जो आपका मंदिर है जो गुज्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, यही आपके गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर था, शानदार मंदिर था, जो कि बाड़मेर में है। बाड़मेर के कौन से गांव में स्थित है? तो हाथमा गांव में स्थित है। कौन से गांव में? हाथमा गांव के अंदर स्थित है। और यह 5 मंदिरों का आपका समूह है। समिदेश्वर मंदिर आपका चित्तौड़ में पड़ता है, जिसे पहले इसका नाम मोकल मंदिर भी है, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। चौमुखा जैन मंदिर जो कि रणकपुर में है, जिसे 1444 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। जगत सिरोमणि का मंदिर जो कि आमेर के अंदर है, जिन्हें रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था अपने पुत्र जगत के याद यानी स्मृति के अंदर। ये आपके मानसिंह की पत्नी थी कंकावती, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? ये आपको बताना है। जसनाती संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? अब इसकी मैं बात कर लूँ तो देखो, मुकाम तो आपका जम्बोजी का हो जाएगा, ठीक है, मुकाम आपका जम्बोजी का हो जाएगा। गोट मांग लो तो आपका जिप्सम के लिए फेमस है। कतरियासर इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? कतरियासर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लालदास जी का जो संबंध है ना वो धौलीधूप गांव से है। लालदास जी जो संत है ना जिन्होंने लालदास संप्रदाय चलाया, उनका संबंध आपके धौलीधूप से। जबकि संत चरणदास जी का जो संबंध है वो डेहरा अलवर से है। कहाँ से? डेहरा अलवर से। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ पुस्तकें आपको दी हुई है सामने और उनके लेखक लिखे हुए हैं और सवाल ये पूछता है आपका कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बिसलदेव रासो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, नरपति नारायण ने लिखा, बिल्कुल सही है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा, बिल्कुल सही है, ठीक है। वैली किशन रुक्मणी री, ये आपका पृथ्वीराज राठौड़ का, बिल्कुल सही है। राव जेत सिरुचंद, ये शिवदास गार्डन ने नहीं लिखा, ये आपके बिट्टू सूजा ने लिखा था। किसने लिखा था? बिट्टू सूजा ने। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित के किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो बिल्कुल यहाँ के शासक थे आपके कानड़देव चौहान, और इन्हीं के जो थे कानड़देव प्रबंध के अंदर ही आपको जालोर विजय का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले 1301 की बात करता हूँ। 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय रणथंबोर का जो आपका शासक था वो हमीरदेव चौहान था, ठीक है। उसके बाद देखो रणथंबोर पर आक्रमण कर लिया था, उसके पास में एक जाइन दुर्ग था, उससे भी विजय करा था। लेकिन जाइन का नया नाम क्या रखा था ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। जालोर का पता है, चित्तौड़ का पता है, ठीक है, सिवाना का पता है, लेकिन जाइन दुर्ग का नया नाम क्या रखा था ये आप बता सकते हो? तो देखो बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में बिल्कुल बनने लायक है। तो जाइन का जो नया नाम रखा था वो नौशहर रखा था। कौन सा शहर? नौशहर, ठीक है। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। 1301 में रणथंबोर विजय हो गई। इसके बाद बात कर लो 1303 के अंदर आपका चित्तौड़ विजय हो गया था। चित्तौड़ का जो नया नाम रखा था बदलकर वो क्या रखा था? खिजराबाद। और चित्तौड़ का जो शासक था उस समय वो रावल रतन सिंह था। फिर 1308 में सिवाना विजय हो गया था आपका। सिवाना का उस समय जो शासक था कौन था? वो राव शातल देव था, ठीक है। सिवाना को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो आपको बिल्कुल बताना है।
खैराबाद उसका नाम रखा था। क्या नाम रखा था? खैराबाद। उसके बाद 1311 के अंदर आपका जालोर को जीत लिया था, और जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा था। क्या रखा था? जलालाबाद इसका नाम रखा गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। तिम्मनगढ़ एक स्थान आपका करौली में, उसको मोहम्मद गोरी ने उसका नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा था। मुस्तफ़ाबाद जो कि मुग़ल काल के अंदर बादशाह अकबर ने उदयपुर का नाम आपका मुस्तफ़ाबाद रखा था। इसके अलावा आमेर का नाम मोमिनाबाद ये बहादुर शाह ने रखा था। किसने रखा था? बहादुर शाह ने रखा। तो ये बदले हुए नाम की मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ। इसमें से बार बार आपका सवाल पूछा जाता है, तो ये आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लें, ज़रूर यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था? ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिवाना के किले का जो निर्माण करवाया गया किसके द्वारा आपका करवाया गया था, ये आपको बताना है। तो सिवाना के किले का जो निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? वीर नारायण पवार के द्वारा आपका सिवाना के किला का निर्माण करवाया गया था। सिवाना के किले की बात कर लूँ तो वर्तमान के अंदर आपका बालोतरा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बालोतरा में। क्योंकि बाड़मेर से आपका बालोतरा अलग हो गया, तो अब बालोतरा जिले में शामिल हो गया, पहले बाड़मेर में था। ठीक है, और मैं बात कर लूँ सिवाना के, तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है सिवाना आपका। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ के राजाओं पे जब भी संकट आता था तो वो आपके सिवाना के किले के अंदर ही आपकी शरण लेते थे। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है कि भाई हर्षद माता का जो आपका मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो भांडारेज में, आभानेरी में, ओसिया में, रेवासी में। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका आभानेरी में। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका आभानेरी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओसिया में तो आपका संचाय माता का मंदिर है। ठीक है, रेवासा में बात कर लूँ तो आपका जीर्ण माता का मंदिर है, और भांडारेज में किसका मंदिर है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुकनुद्दीन राजस्थान की चित्रकला की किस शैली से संबंध था, ये आपको बताना है। यानी रुकनुद्दीन का जो संबंध था कौन सी चित्र शैली से था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर शैली से। कौन सी शैली से इसका संबंध था? बीकानेर से। देखो अली रजा, ठीक है, मुन्ना लाल, ठीक है, मुकुंद और आपका रुकनुद्दीन, इन सभी का जो संबंध था वो बीकानेर चित्र शैली से था। कौन सी चित्र शैली से था? बीकानेर की चित्र शैली से आपका संबंध था। बिल्कुल आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष से भाग लिया था, ये आपको बताना है। तो इसमें देख लेते हैं अपन। देखो बाबर के पक्ष की मैं बात कर लूँ तो महाराणा सांगा के पक्ष में किस किस ने लड़ा था? एक तो आपके महमूद लोधी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा मैं बात कर लूँ रावल उदय सिंह, ये भी आपके महाराणा सांगा के पक्ष से लड़े थे। हसन खां मेवाती, ये भी आपके कहाँ से लड़े थे? तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये भी आपके बाबर के पक्ष से लड़े थे। दूसरा गोकुल दास परमार, ये भी आपके महाराणा सांगा के पक्ष से लड़े थे। तो 21 के अगर मैं क्वेश्चन की बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गाइस, तीनों ही सही है, नहीं चारों ही आपके जो ऑप्शन दिए हुए बिल्कुल आपके सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध जो हुआ था आपका 1527 में हुआ था, और यही से आपके जो मुगल साम्राज्य की नींव डली थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने है। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए एक कृषक आंदोलन का नेता था, ये आपको बताना है। तो 22 की अगर मैं बात कर लूँ तो नैनूराम शर्मा, ठीक है, नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा का जो संबंध है वो बूंदी राज्य के कृषक आंदोलन से इसका संबंध था। बिल्कुल आपको ये फैक्ट याद रखना है। साधु सीताराम दास की बात कर लूँ तो इनका संबंध आपके बिजोलिया से था। कहाँ से था? बिजोलिया से था आपका।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? तो ये जय नारायण व्यास ने करी थी। किसने करी थी? जय नारायण व्यास के द्वारा आपके पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। लक्कड़ का कक्कड़ आपका जय नारायण व्यास को कहा जाता है, ठीक है। शेर है नायक भी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको याद है, जय नारायण व्यास को कहा जाता है। लोक नायक भी आपका किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। चांदमल सुराना की मैं बात कर लूँ तो मारवाड़, ठीक है, वो कौन सी संस्था थी मुझे एकदम से याद नहीं, मरुधर, मारवाड़ मरुधर संस्था की जो स्थापना करी थी वो चांदमल सुराना ने करी थी। बाद में उसका नाम भी बदल लिया था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा ये इनका संबंध। 1918 में उसकी स्थापना करी थी, तो आप देख लेना। केसरी सिंह बारट की मैं बात कर लूँ तो केसरी सिंह बारट जो है आपके, बिल्कुल आपको याद रखना, केसरी सिंह बारट के आपके पुत्र थे प्रताप सिंह बारट, जिन्हें बरेली जेल में यातनाएं देकर इनका निधन भी हुआ था। और बाल मुकुंद बिस्सा की बात कर लूँ तो भूख हड़ताल के कारण इनका निधन हुआ था, और इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी आपका कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था, कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो अगर इसकी मैं बात कर लूँ तो देखो, स्वामी गोपाल दास ये बिल्कुल थे, सत्यनारायण सराफ ये भी थे, बद्री प्रसाद भी थे, लेकिन रघुवर दयाल नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत शानदार सवाल है। निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? वीर भारत सभा का जो गठन किया गया आपके किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, केसरी सिंह बारट के द्वारा आपका वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। 1910 के अंदर कोटा में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। एक मैं बात कर लेता हूँ, वीर भारत समाज, कौन सा? वीर भारत समाज। वीर भारत समाज नामक संस्था की जो स्थापना की गई थी वो आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक की। जबकि वीर भारत सभा की स्थापना आपके केसरी सिंह बारट ने की, जबकि वीर भारत समाज नामक संस्था की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो आपके विजय सिंह पथिक ने की थी। विजय सिंह पथिक को आपके भारत के करसक आंदोलन के जागृत कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जबकि राजस्थान में करसी आंदोलन का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो वो आपके साधु सीताराम दास को कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आज के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इस पेपर को अपन 2 पार्ट में कर लेंगे। तो आज इस पेपर को अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।